ये एक सर्द और ठंडी रात थी। अशा की नमाज पढ़कर लोग अपने अपने घरों में जा छुपे थे। मगर वो कहते हैं ना कि गरीब के लिए क्या गर्मी क्या सर्दी, उसको तो बस रोजी कमाने की ही फिक्र होती है। वो बेचारा तो बस अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए हर वक्त फिक्र में मुब्तला रहता है। मैं भी उन्हीं गरीब लोगों में से एक था जो कि मुल्तान से लाहौर रोजी कमाने के लिए आया था। गर्मियों के दिनों में मटके वाली कुल्फी, जबकि सर्दियों में चाय का ठेला लगा लिया करता था। मेरी इस छोटी सी रोजी में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत अता की थी और देखते ही देखते मेरी दुकानदारी चल पड़ी। रश ज्यादा होने की वजह से अब मैंने 2 लड़के भी अपने साथ काम पर रख लिए थे। रोज की तरह मैं आज भी अपने काम में मशगूल था। गजब की सर्दी थी, हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि आज मेरे साथ साथ लड़कों को भी बहुत सर्दी लग रही थी। मैंने चाय का पतीला उतारा और उसे कप में उंडेलने लगा। इतने में मेरे लड़के की आवाज सुनाई दी, अरे उस्ताद, आज बहुत सर्दी है। मेरे ख्याल में अब दुकान को बंद कर देना चाहिए, कहीं ये ना हो कि मैं ठंड से अकड़ जाऊं। लड़के की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाया। अरे कल्लू, तू ठीक कह रहा है, बस एक एक गर्म चाय का कप पी लो, क्योंकि आगे भी तुम्हारा पैदल का रास्ता है। चाय पीने के बाद हम लोगों ने तमाम काम खत्म किए और मैं आज की दिहाड़ी गिनने में मसरूफ हो गया। मैंने जैसे ही दुकान बंद करने के लिए लाइट बुझाई तो मुझे दूर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। मैं एकदम से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। एक तो जाड़े की शदीद सर्दी, ऊपर से हर तरफ फैला हुआ घुप अंधेरा मुझे अंदर ही अंदर से खौफजदा किए जा रहा था। मेरी नजरें अब भी चूड़ियों की खनकार की तरफ मुतवज्जो थी कि अचानक फिर से यही आवाज मुझे मेरे बिल्कुल पीछे से सुनाई दी। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसने लाल कलर का जोड़ा पहन रखा था। वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे टुकर टुकर देखे जा रही थी। उसके लिबास और जिस्म से एक अजीब किस्म की महक उठ रही थी। मैंने एक गहरा सांस लिया और उस लड़की से मुखातिब हुआ, अरे मोहतरमा, आप इतनी रात में क्या करने आई हैं? मेरे इस सवाल ने उस लड़की ने बड़ी हैरानी से मेरी जानिब देखा। अरे भाई, ये कैसा सवाल पूछ रहे हो? आखिर इतनी सर्दी है, मैं तुम्हारे होटल से चाय पीने आई हूँ। मगर बीबी जी, मैं तो अपना केबिन अब बंद कर चुका हूँ और तमाम सामान भी समेट दिया है। बेहतर तो ये होगा कि आप अपने घर वापस जाएं और अपने ही किचन में अच्छी सी चाय बनाकर पिए। अरे भाई वाह, तुम तो चाय बनाने के साथ साथ बातें भी अच्छी बना लेते हो। मगर मेरा इस वक्त खुद से चाय बनाने का मूड नहीं है। शायद तुम नहीं जानते कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। चाय तो मैं तुम्हारे ही हाथ की पीऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। आखिर ये बला कहाँ से नाजिल हो गई है? लगता है ये लड़की बहुत जिद्दी है। मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा, मगर शायद उस लड़की ने मेरी ये बात समझ ली थी। मेरी हालत को देखकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अरे जनाब, ये बिन बुलाए मेहमान ऐसे ही होते हैं। न जाने क्यों उस लड़की की आवाज में एक अजीब सी जलतरंग थी, जिससे मैं महसूस किए बगैर नहीं रह सका। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब जैसा चेहरा किसी को भी अपने शहर में जकड़ सकता था। मेरी जबान जैसे गुंग हो चुकी थी और मैं दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ उसके चेहरे की जानिब तके जा रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने जल्दी से अपना चूल्हा जलाया और फ्रिज से दूध निकालकर चाय की पत्ती उंडेल दी। थोड़ी ही देर में चाय बनकर तैयार हो गई। ये ले मोहतरमा, चाय पिए और जल्दी से अपने घर की राह पकड़े। मैंने चाय का कप उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। अरे भाई, आपको तो बड़ी जल्दी है। मेरा नाम मोहतरमा नहीं बल्कि अर्चना है। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई। ठीक है अर्चना साहिबा, अगर पुलिस की मोबाइल यहाँ तक पहुंच गई तो आपके साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। आप जल्दी अपनी चाय खत्म कीजिए और यहाँ से चली जाइए, क्योंकि आज बहुत ठंड है और ऊपर से मैं थक भी चुका हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करना चाही, मगर वो लड़की टस से मस ना हुई। अरे भाई, आप कितने डरपोक हैं।
कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं आपके साथ हूँ, यहाँ इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से खिलखिलाने लगी, जबकि मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। आखिर ये क्या बला है। अब मुझे उस लड़की पर शक होने लगा था, कहीं ये कोई चुड़ैल या से भी साया तो नहीं, क्योंकि मेरी इस दुकान के साथ बरगद के बड़े बड़े दरख्त थे और मैंने अक्सर लोगों से ये भी सुन रखा था कि यहाँ पर जिन्नात रहते हैं। मेरे दिल में अब आहिस्ता आहिस्ता डरावने ख्यालात आ रहे थे। जब तक वो लड़की यहाँ पर मौजूद थी, मेरा वहां से जाना बिल्कुल नामुमकिन था। मैं अभी इसी ही परेशानी में मुब्तला था कि वो लड़की फिर से बोल उठी, अरे तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगी। वाकई में मैं एक चुड़ैल हूँ, मगर तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। वो देखो सामने वाला दरख्त, ठीक उसी दरख्त के ऐन ऊपर वाली चोटी पर मेरा घर है और मैं अपने घर के उसी कोने में बैठी हुई अक्सर तुम्हें देखती रहती हूँ। आज से पहले तक कभी मुझे मौका ही नहीं मिला कि तुमसे बात कर सकूं। बस आज तुम जरा लेट हो गए तो मुझे भी मौका मिल गया। आखिरकार मुझे वो मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अर्चना की रूह हूँ। देखो घबराओ नहीं, शायद उसने मेरा चेहरा पढ़ लिया था। परेशान मत हो, तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा जो मैं तुम्हें दूसरी मुलाकात में बताऊंगी। अब तुम अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ और बीवी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हो रही हैं। इतना कहकर वो लड़की गायब हो गई, जबकि मैं खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। मैं लरजते हुए कदमों के साथ अपनी बाइक की जानिब बढ़ा, मगर बाइक फीके स्टार्ट होने का नाम ही ना ले रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद जब मेरी बाइक स्टार्ट ना हुई तो मैंने उसे वहीं फेंक कर घर का रुख किया। रास्ते में हर तरफ वीरानी और हू का आलम था। न जाने मैं गिरता पड़ता किस तरह घर जा पहुंचा। मेरी बीवी ने मुझे लिहाफ उड़ाया, मगर मैंने उससे कोई बात न की और चुपचाप अपने बिस्तर में घुस गया। अर्चना का ख्याल अब भी मेरे जहन पर सवार था। आहिस्ता आहिस्ता रात बीत रही थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। किस्सा मुख्तसर कि मैं तमाम रात जागता रहा। सुबह जब फजर की अजान हुई तो मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। मैंने फजर की नमाज अदा की और फिर से अपने बिस्तर में घुस गया। न जाने किस वक्त मुझ पर नींद का गलबा तारी हुआ और मैं गहरी नींद सो गया। जब मेरी बीवी ने मुझे नींद से उठाया तो उस वक्त जोहर का वक्त हो रहा था। मैं फौरन ही मस्जिद की जानिब बढ़ा और बाजमात जोहर की नमाज अदा की। अर्चना का ख्याल मुझे दिल ही दिल में खाए जा रहा था। जब सब नमाजी जा चुके तो मैं मौलाना साहब के पास बैठ गया। बस फिर क्या था, मैंने उन्हें रात वाली सारी कहानी सुना डाली। वो बड़ी हैरानी से मेरी दास्तान सुन रहे थे और साथ साथ मुझे तसल्ली भी दे रहे थे। देखो बेटा, आज जब तुम दुकान पर जाओ तो आयतल कुर्सी और चारों कुल का हिसार कर लेना और कल दोबारा मेरे पास जरूर आना। मैं कल जरूर तुम्हारी इस मुश्किल का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। जब शाम हुई तो मैंने आयतल कुर्सी और चारों कुल का हिसार खींचा और अपने केबिन की तरफ चल पड़ा। मेरी कोशिश थी कि आज 12 बजे से पहले ही दुकान बंद कर दूं, मगर काम में वक्त का पता ही नहीं चलता। कल की तरह आज भी दुकान पर बहुत रश था और सर्दी भी अपने अरूज पर थी। जब तक हमने काम खत्म किया तो उस वक्त तक रात के 12 बज चुके थे। लड़के अपने घर चले गए थे और मैं अब भी पैसे गिनने में मशगूल था। पैसे गिनने के बाद मैंने जल्दी से केबिन बंद किया और अपने घर की राह ली। मैं अभी सड़क का एक ही मोड़ मुड़ा था कि मुझे दूर सड़क के दरमियान एक बूढ़ी औरत हाथ में छड़ी पकड़े नजर आई। मैं अपनी बाइक की रोशनी में उसे साफ देख सकता था। ओह खुदा जाने ये बुढ़िया कौन है और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे ठंड लग जाए। चलो इससे पूछ लेता हूँ। इस बुढ़िया को देखकर न जाने क्यों मेरे दिल में हमदर्दी पैदा हुई और मैंने ना चाहते हुए भी उसके करीब पहुंचकर अपनी बाइक रोक दी। अरे अम्मा जी, आप इतनी रात में क्या कर रही हैं? मैंने फौरन ही उस बुढ़िया से सवाल किया। बेटा, मैं रास्ता भूल चुकी हूँ। कहाँ जाना है, कहाँ मेरी मंजिल?
मेरा सफर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तुम ऐसा करो कि मुझे रास्ते में ही कहीं उतार देना। इतना कहकर वो बुढ़िया हाँफते कांपते हुए मेरी बाइक पर बैठ गई और मैंने जल्दी से अपनी बाइक को आगे बढ़ा दिया। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अंधेरे रास्ते में कोई इंसान तो मिला। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि मुझे अचानक से वही मुअत्तर खुशबू और चूड़ियों की खनकार सुनाई दी। मेरे पूरे जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उस बुढ़िया की जगह अर्चना मेरे पीछे बैठी हुई थी। खौफ के मारे मेरे हाथ लर्जे और बाइक आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिर गई और मैं अर्चना समेत जमीन पर जा गिरा। ये सब कुछ एक पल भर में हुआ था। नीचे गिरते ही जैसे मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छा गया और मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मैं कराहता हुआ जमीन से उठा। हालांकि मेरे सर पे शदीद चोट आई थी, मगर अर्चना के डर से मुझे अपनी तकलीफ भूल चुकी थी। मैं किसी सूरत वहां से निकलना चाहता था, मगर वो बला थी कि मेरी जान छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारा पीछा आसानी से छोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तो तुम मौलवियों के चक्कर में पड़े रहे हो। तुम्हारे मौलवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खुदा के लिए अर्चना, देखो मुझे घर जाने दो। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने घबराए हुए लहजे में अर्चना की जानिब देखा, मगर उसकी बेरहम नजरों में मेरे लिए कोई रियायत न थी। अच्छा, तुम्हें घर जाना है? मैं भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में इस सड़क किनारे खड़ी हुई थी। चलो मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। देखो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे चंद घड़ी बात कर लिया करो, या फिर अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज से तकरीबन 40 बरस पहले जहां पर बरगद का दरख्त है, यहाँ चंद कच्चे पक्के मकानात हुआ करते थे। हमारी फैमिली भी उन्हीं में रहती थी। यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर हिंदू थे। मैं एक नीच जात से थी और लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। फिर एक दिन मुझे एक मुसलमान लड़के से प्यार हो गया। वो कहते हैं ना कि कच्ची उम्र का प्यार बहुत खतरनाक होता है। एक दिन मेरे अब्बा ने मुझे उसके साथ देख लिया। वो लोग मुसलमान थे जबकि हम हिंदू थे। बस उस दिन मुझे मेरे बाप ने बहुत मारा और जबरदस्ती मुझे ब्याहने की कोशिश की। जिस रात मेरी शादी थी, उसी रात मैंने जहर पी लिया। मेरे घर वाले मुझे अस्पताल तो ले गए थे, मगर तब तक मैं खत्म हो चुकी थी। मेरे अब्बा ने जब देखा कि मैं मर चुकी हूँ, तो बदनामी के डर से उन्होंने मुझे रात के ही अंधेरे में उस बरगद के दरख्त के नीचे दफन कर दिया और खुद अम्मा और बहन को लेकर यहाँ से भाग गया। बस फिर उस दिन के बाद मेरी रूह यहीं भटकती रहती है। उस बरगद के पेड़ के नीचे आज भी मेरी लाश मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ से निकालकर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि तुम्हारी शक्ल उस मुसलमान लड़के से बहुत मिलती है। इसलिए मैं देखते ही तुम पर फिदा हो गई। मैं जब भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती हूँ, तो कोई ना कोई मुश्किल मेरे आड़े आ जाती है। तुम कल रात 2 बजे मेरी लाश निकालना और उसे जला देना, या फिर ऐसा करो कि मेरी लाश को पीछे वाले कब्रिस्तान की झाड़ियों में फेंक दो। बाकी मैं जानूं और मेरा काम। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर अर्चना फिर से गायब हो गई और मैं अपनी बाइक स्टार्ट करके घर की जानिब बढ़ गया। इतनी सख्त सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे थे और पूरे जिस्म पर कपकपी सी तारी थी। सुबह होते ही मैंने मौलाना साहब को बुलाया और तमाम हकीकत बयान की। मेरा तमाम तर मसला सुनने के बाद मौलाना साहब ने भी यही जवाब दिया कि बेटा, ये काम तुम्हें खुद करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब उसकी लाश को निकालो तो ये पानी की बोतल अपने साथ रखना। इस पानी के असर की वजह से वो तुम पर कभी हमला नहीं कर पाएगी। जब तक तुम उसकी लाश को झाड़ियों में नहीं फेंक देते, तो मैं दूर खड़ा होकर तुम्हारी मदद करूंगा और पढ़ाई करता रहूंगा। मेरे ख्याल में उसकी लाश को आग लगाना
हमारे लिए कोई मसला पैदा कर देगा। उन्होंने पहले से ही तमाम चीजों का बंदोबस्त कर रखा था, सो हमें जमीन खोदने में ज्यादा वक्त न लगा। जल्द ही मुझे वही मुअत्तर खुशबू महसूस होने लगी जो अक्सर अर्चना के जिस्म से आती थी। थोड़ी देर खोदने के बाद आखिरकार हम अर्चना की लाश तक जा पहुंचे। हालांकि उसे मरे हुए काफी बरस बीत चुके थे, मगर उसकी लाश अब भी बिल्कुल ताजा थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद सोई हुई हो। आखिरकार हम दोनों ने हिम्मत की और अर्चना की लाश को बाहर निकाल लिया, मगर अगले ही लम्हे मेरी नाक से एक बदबू का झोंका टकराया और मैंने फौरन ही अपना मुंह दूसरी जानिब कर लिया। देखो बेटा, जल्दी करो, अगर अर्चना की रूह ने दोबारा अपना जिस्म पा लिया तो शायद फिर वो हमें जिंदा ना छोड़े। जल्दी से ले जाकर इसे झाड़ियों में फेंक देते हैं, फिर ये जाने और इसका काम। पूरी फजा में एक अजीब सी खुनकी और सरसराहट सी फैली हुई थी। बार बार चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत सिसक सिसक कर रो रही हो, मगर मौलवी साहब थे कि अपना काम करने में मशगूल। हमने जल्दी ही अर्चना की लाश को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया और फिर कुरानी आयतों का विर्द करते हुए तेजी से अपनी बाइक की जानिब बढ़े। घर पहुंचकर हमने खुदा का शुक्र अदा किया। सुबह होते ही पूरे इलाके में ये कोहराम मच गया, क्योंकि वहां पे रहने वाले लोगों ने अर्चना की लाश को पहचान लिया था। तमाम लोगों पर हकीकत आश्कार हो चुकी थी, जबकि अर्चना का बाप आज भी कहीं अपनी गुमनाम जिंदगी गुजार रहा था। इलाके वालों ने मिलकर अर्चना की लाश का अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को पानी में बहा दिया। इस वाकये को आज बरसों बीत गए हैं, लेकिन ये वाकया अब भी मेरे दिलो दिमाग में ताजा है। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता, और ये कहानी लिखने की भी यही वजह थी कि मेरे दिल से ये बोझ कुछ हल्का हो जाए। कुछ वाकयात इंसान की जिंदगी में ऐसे भी गुजरते हैं कि जो मरते दम तक नहीं भूलते। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।